मेरा नाम प्रसाद है, एक सामाजिक कार्यकर हूँ। अरवली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की मीटिंग में आने से बहुत खुशी हुई। इतने मजबूत संगठन और उनके इतने अच्छे सदस्यों के साथ और नेतृत्व के साथ टाइम बिताने में काफ़ी कुछ सीखने मिला और काफ़ी बातचीत हुई पिछले एक दिन से। कल दोपहर को अरवली संघ के नेतृत्व से खास करके 2-3 मुद्दे पे बात की। एक है संगठन की एकता को तोड़ने वाली कई ताकतें हैं, उन ताकतों को हम कैसे पहचान पाए और उन ताकतों के सामने हम कैसे जूझ पाए, इसके बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हुई। एक ऐसी ताकत है जाति, वर्ण व्यवस्था। सदियों से वर्ण व्यवस्था हमारे देश में है, हमारे समाज के नींव है। उसके वजह से काफ़ी लोग उत्पीड़ित भी है और काफ़ी लोग अपने सत्ता में भी बैठे हैं इस वर्ण व्यवस्था के वजह से। तो उस संदर्भ में हम संगठन को किस तरह से देखें। संगठन कामदार मजदूर हमेशा इन जातियों में बटे हुए हैं और इन जातियों का जो बाउंड्री है या वो जो कहते हैं कि वो उसका सरहद ये इतना मजबूत है, तो एक जाति और दूसरी जाति के बीच में कोई सही रिश्ता नहीं हो सकता, उनको बांट देते हैं। और ये पूंजीवाद का एक हथियार है कि जो भी समाज के अंदर जो ऊंच नीच है, असमानता है, वो असमानता को ही वो पूंजीवाद इस्तेमाल करते हैं अपने नफ़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो ये मेरे ख्याल से मज़दूर वर्ग को समझना ज़रूरी है और मज़दूर का पहचान, वो वर्कर की तरफ से जो आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो पहचान होनी चाहिए, वो इस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की वजह से नहीं हो पाते। और ये पूंजीवाद का सबसे बड़ा फ़ायदा है, मतलब उनके लिए जो फ़ायदा हम कर देते हैं। तो हम एक संगठन के तौर पे हमको सोचना चाहिए कि इस वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को हम कैसे सामना करें। हमारे ही संगठन के अंदर ये जाति व्यवस्था को हम कैसे प्रहार कर सकते हैं, उससे कैसे हम बच सकते हैं, उससे हम कैसे ऊपर हो सकते हैं, ये शायद संगठन को सोचना चाहिए। नहीं तो मज़दूर संगठनों के बीच में भी, जैसे अरवली संघ है, वैसे काफ़ी और मजबूत संगठन भी है और इन संगठनों में भी अलग अलग जातियां के लोग हैं और इन सब के बीच में जो एकता होनी चाहिए, वो एकता नहीं हो पाएगा और पूंजीवाद और मजबूत हो जाएगा। वो एक मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा है कि समाज के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पितृसत्ता है। ये भी सदियों से चलते आए हैं। पितृसत्ता की वजह से महिलाओं तो दब के रहना पड़ता है, वो भी उत्पीड़ित है, काफ़ी हिंसा को भी सामना करना पड़ता है और अपनी जो ताकत है वो बाहर नहीं ला सकते। शिक्षा से वंचित रहते हैं, आरोग्य से वंचित रहता है, ये मज़दूर के मज़दूर बन के रहते हैं क्योंकि वो बाहर मज़दूरी करते हैं, साथ साथ घर में भी मज़दूरी करते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होंगे कि वो समझ के संवेदनशील रह के उनके साथ उनकी जिम्मेदारियों को बांट के अच्छी तरह से रह सकते हैं। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरुष भी पितृसत्ता के
विक्टिम है। मतलब ये लोग ऐसे समझते हैं कि ये सब काम महिलाओं की है, हम घर में उनकी जो काम है उनके काम में और इनकी जिम्मेदारियाँ हम नहीं निभा सकते क्योंकि मेरी मर्दानगी के ख़िलाफ़ है। और मर्दानगी भी ऐसी है कि मर्द का बोझ बन कर रहता है कि उनको ऐसा बताना पड़ता है कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, शक्तिशाली है, ताकतवान है। ये बताने में उनकी तबीयत, उनकी स्वास्थ्य भी बिगड़ते हैं, उनकी पर्सनालिटी भी ऐसा हो जाता है, एक दमनकारी व्यक्तित्व हो जाता है पुरुष का, और महिलाओं के उसके वजह से ज़्यादा सहन भी करना पड़ता है। तो ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कोई भी सब लोग मज़दूर हैं हमारे देश में, तो कम से कम 70 से 80% मज़दूरी ही करते हैं, तो उनमें से 50% तो महिलाएं हैं। तो क्या हो जाता है कि 50% कभी आगे नहीं आ सकते हैं अपने संगठन में। जो उनकी ताकत, उनका समझ और उनके जो योगदान वो नहीं मिल सकता, कोई भी संगठन के लिए अच्छा नहीं है। कार्यशालाओं के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं? कार्यशालाओं के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इन मज़दूर एकता के ख़िलाफ़ जो ताकतें हैं उसको सामना करना ज़रूरी है। उसके लिए पहला हमको स्वीकार करना होगा हम ऐसी एक असमान समाज के सदस्य हैं, हम उस समाज में रहते हैं, और उस समाज में जो असमानताएं हैं उनको पहले हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकार किया, उसको हम नज़रअंदाज करें, तो वो रहेगा, वो उसी तरह से जिस तरह से वो सदियों से वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता चलते आए हैं, वो तो वैसे ही बरकरार रहेगा। तो उससे जीतने के लिए वो ज़रूरी है पहले स्वीकार करें, और उसके सामने हम क्या कर सकते हैं, अगले सालों में हम क्या कर सकते हैं, और इस चीज़ से हम कैसे संगठन को मजबूत कर सकते हैं, वो भी सोच सकते हैं। क्या लग रहा है ये जो आज की सरकार परिवेश, क्या कोई पहले वाला दौर वापस आने वाला? आपको क्या लगता है, क्या भविष्य बदलता? मुझे भविष्य ऐसे अरवली मजदूर सुरक्षा संघ जैसे संगठनों देख के मुझे लगता है कि भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि इस संगठन में इन हकीकतों को स्वीकार करके उससे लड़ने का, जुझुमने का एक क्या है, एक ताकत है। और इसके वजह से मुझे लगता है कि सिर्फ अपने इलाकों में नहीं, शायद सारे राजस्थान में भी और आसपास के गुजरात के जो ज़िले हैं वहाँ तक इसकी प्रभाव वहाँ तक पहुँचने की काफ़ी संभावना है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। जिस तरह से नए कानून आ रहे हैं, नए नीतियाँ थोपी जा रही है, इससे मुझे लगता है कि आपका एक अनुभव क्या कहता है? ये नए कानून, ये नई सत्ता, ये नए तरह से राजनीति क्या मजदूरों को क्या किस मोड़ पर ले जाएगी? ये बहुत पूंजीवाद को ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये सब किया जाता है। सरकार के ऊपर पूंजीवादी तत्वों हैं, पूंजीवादी ताकतों का जो प्रभाव तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते दिन आगे जाते जाते तो वही हमको दिखाई देता है। मज़दूर के लिए जो कायदे थे, जो सुरक्षा थी, ठीक है, कुछ स्कीम में शायद ज़्यादा स्कीम तो करते जाते हैं, लेकिन और वो हमको लेना भी चाहिए, लेकिन हम ये भी समझना चाहिए कि स्कीम में ही हमको क्या है दबा के रखने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे अधिकारों के लिए जो मांग है वो उससे हमारा ध्यान हटा के सिर्फ स्कीम लेने के काम में हमको अगर धक्का मारे और वहीं पर हमको रखे, तो वो मज़दूरों की हित के खिलाफ़ है। इसलिए नए कायदे जो आते हैं, नए जो लेबर कोड की बात हो रही है, एक्चुअली ये बिल्कुल मज़दूरों की हित के खिलाफ़ है, और उसको हम ज़ोरदार उसको विरोध करनी चाहिए। और जो सुरक्षा जो मज़दूर को पहले देता था और आज भी है कानून में, लेकिन उसकी अमल बहुत कम हो रहा है। सरकार की ओर से लेबर ऑफिसर्स या लेबर का कायदा जो कानून है उसको अमल करने के लिए जो
जो स्टाफ होनी चाहिए वो भी नहीं है, लेबर कोर्ट्स की स्थिति भी बहुत दर्दनाक है। ये सब मेरे ख्याल से बहुत अहम बातें हैं। उसको मज़दूर को जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा मिलती थी उन कानूनों के वजह से, उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए ज़रूरत है, और ये हमारा मांग बहुत ज़ोरदार तरीके से सरकार के सामने रखना चाहिए। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा क्या होती है? वही मैं कह रहा था कि स्कीम के अंदर नागरिकों के डाल देना, इस अधिकार और स्कीम अलग अलग है। हमारे अधिकार का, मज़दूरों का अधिकार तो बहुत स्पष्ट है। ये अधिकार क्या होना चाहिए, कितने घंटे का काम, उसके लिए न्यूनतम वेतन, और सिर्फ न्यूनतम वेतन नहीं, ज़्यादा वेतन, जो अच्छी तरह से सम्मान के साथ जीने के लिए जो वेतन चाहिए, और अपनी मेहनत के परिप्रेक्ष्य में जितने भी मेहनत करते हैं उसके लिए जो वेतन मिलना चाहिए, वो सब अधिकार है, कोई भीख नहीं है। इसलिए ये अधिकार को हमें समझना चाहिए, और ये अधिकार और स्कीम को हम कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उसको ये बिल्कुल अलग है। स्कीम तो ठीक है, जब आपको शायद बाज़ार में जब सब ठीक नहीं चल रहा है, कुछ शायद आपको आपका वेतन का शायद कम हो गया, या इन्फ्लेशन, क्या मतलब ये महंगाई जब बढ़ जाती है, तब अपना कुछ सहारे की ज़रूरत है। ये स्कीम का काम यही है। अगर हमारा वेतन जितना होना चाहिए वो उतना नहीं है, तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, घर बनने के लिए, और ऐसे चीज़ों के लिए तो सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत है। वो बिल्कुल ठीक है। किसान आंदोलन हुआ, 21,000 करोड़ खाते में भी मोदी जी ने बटन दबाते डाल दिए, लेकिन उस तक नहीं पहुंचा। जो किसान मजदूर है उसको क्या मिला? वो एक बड़ा सवाल है। किसान, जो ज़मींदार किसान है, इनका आंदोलन और मज़दूर का आंदोलन थोड़ा अलग है। ठीक है, मज़दूर लोग भी उस आंदोलन को समर्थन दिया था, क्योंकि ये लोग उनके ही खेतों में काम करते थे, इसलिए उस हद तक उनके हित में था वो आंदोलन। लेकिन उस आंदोलन के जो नेतृत्व में कभी कोई मज़दूर या मज़दूर यूनियन के प्रतिनिधि, मुझे लगता नहीं कि वो दिखाई दे रहा था। शायद उनकी ये जो आंदोलन के शुरुआत में शायद कुछ लोग, मज़दूर की प्रतिनिधि शायद उस आयोजन में तो था, इतना मैंने सुना है। लेकिन जब आंदोलन ज़ोर पकड़ा तो ज़्यादातर बड़े किसान हैं, यही लोग इस आंदोलन के नेतृत्व में दिखाई दे रहा था। इसमें ज़्यादा खातरी से मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं है कि किसान, मज़दूर लोग और या बहुत छोटे जो किसान हैं, उनकी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देता। ये सही बात है। उस समस्या को हमको सामना करना ही पड़ेगा। अभी देश में एक बड़ा मुद्दा और निकल गया है। 3 लाख कंपनियों पे ताला मोदी सरकार ने लगाया है। उससे लगभग 42 करोड़ लोग उसमें जुड़े हुए हैं। 40 करोड़ सीधे मजदूर है उसमें, उनका पैसा उनके अंदर जमा है, सरकार न देने का नाम ले रही है। यानी यहाँ और गरीबी लाने का मुझे लग रहा है एक षड्यंत्र हो रहा है। क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ये इस सरकार की जो नीतियाँ हैं, ज़्यादातर गिने चुने उद्योगपतियाँ, बहुत बड़े पूंजीवादियों के साथ जुड़ के रहना, वो उनकी नीति है। 15-20 जो बड़े उद्योगपतियाँ हैं, पूंजीवादियाँ हैं, सिर्फ उनके साथ रह के बाकी सबों को नज़रअंदाज करना, उनके हित के बारे में नहीं सोचना, ये नीति काफ़ी सालों से, पिछले एक दायका से वो चल रहा है। और उसका नतीजा है कि जो छोटे जो उद्योग हैं वो बंद हो जाना, उनको जो सेवाएं मिलनी चाहिए, उनको जो, और बड़े पूंजीपतियाँ और भी क्या करते हैं कि पब्लिक का पैसा लेके शहर में इतने सारे पैसे बैंकों से लोन लिया है, और ये लोन लेके ये सब तो ख़त्म कर दिया। तो आप देखिए तो वो शायद एग्जैक्ट आंकड़े मुझे याद नहीं है, कम से कम 10 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा तो इसमें डूबा गया है। ये पब्लिक का पैसा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऐसे नेशनलाइज जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंकों का पैसा है, वो पैसा डूब गया है। और उसको अभी आप
किताब से निकाल देते हैं और उनको ये पैसा भरना भी नहीं पड़ता। तो किस तरह की नीति है? ये नीति क्या बताते हैं कि गिने चुने पूंजीपतियों के साथ रह के पूंजीवाद को ज़्यादा मजबूत करना, वो भी ये कुछ लोगों का पकड़ पूरे बाज़ार पर और पूरे बैंकिंग सेक्टर पर और सरकार पर ज़्यादा पकड़ और प्रभाव रहना, ये तो भ्रष्टाचार है, बहुत ऊपर के लेवल का भ्रष्टाचार है। इसको हम अगर नहीं ख़त्म किया तो इस देश का भी भविष्य कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। क्या मजदूर को भी अब इन मुद्दों को सोच के और लीडरशिप राजनीति में भागीदारी वो चीज़ आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मजदूर का संगठन बिल्कुल राजनीतिक है। ये कोई पक्ष का राजनीति शायद नहीं करे, लेकिन मजदूर के हित में वो राजनीति करते हैं। वो पूरे देश का राजनीति वही है, वही होना चाहिए। अभी धर्म और जाति को लेके जो राजनीति कर रहे हैं, तो मज़दूरों का जो के जीवन, उनका अधिकार, उनकी जो हित, उसके खिलाफ जाने का बराबर है। इसलिए राजनीति बिल्कुल मज़दूर संगठन की जिम्मेदारी भी, ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, उससे हम हट नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि इन सब राजनीतिक मुद्दों के बारे में समझना और आंतरिक चर्चा हो और उस पर स्थान लिया जाए। भले सब चीज़ों पर हम नहीं काम कर पाए, लेकिन मज़दूर संगठन इस सब चीज़ों के बारे में समझे और उस पर हम स्थान लें और जाहिर स्थान लें, वो बहुत ज़रूरी है।